हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ड्यू बडी। दिस इज प्रांशु दीक्षित और आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर 1 का पार्ट 1 हम कर चुके हैं। और पार्ट 1 में बता दूं वो उसको आपको जरूर जरूर करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। उसी में से मैं सच बता रहा हूँ, पिछली बार 2 से 3 प्रीवियस ईयर उसी में से फंसे थे, क्योंकि पेपर मैंने भी दिया था और जिस स्ट्रेटजी से मैंने पढ़ा था उसी स्ट्रेटजी से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। होता क्या है, एनसीईआरटी रीड कीजिए, उस पर से हर लाइन में से जितने एमसीक्यूज बन पा रहे हैं वो एमसीक्यूज को बनाइए और उनको आराम से सॉल्व करने की कोशिश करिए। वही मैंने आपके लिए इसमें कर दिया है, ठीक है। और पार्ट 1 की वीडियो अब आप सोच रहे होंगे कहाँ मिलेगी, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप आई बटन से आराम से उसको ले सकते हैं। और सेकंड एक इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि अगर आप मॉक टेस्ट देना चाह रहे हैं तो कल से ड्यू बडी के ऑफिशियल ऐप पर ये मॉक टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं। आप लोग चाहें तो उनको दे सकते हैं और मैं कहूँगा कि आप जरूर जरूर दें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपकी सीयूटी की प्रिपरेशन में और आपको एक बूस्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 200 नंबर लाने के लिए सीयूटी में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कल कहाँ तक कर लिया था, तो हम लोगों ने यहाँ तक हमने कर लिया था, ठीक है। 50 क्वेश्चन तक हमने कर लिया था, हम लोग आगे के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, व्हेन डिड जॉन मार्शल, डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई, अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू सिविलाइजेशन इन द इंडस वैली टू द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसी में से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? सबसे पहला पूछ क्या रहा है ये देखते हैं। हमसे पूछ रहे जॉन मार्शल जो कि डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के, उन्होंने कभी अनाउंस किया था कि हमें एक नई सिविलाइजेशन की डिस्कवरी की है, हमें एक नया सिविलाइजेशन मिला है। तो वो उन्होंने किया था 1924 में। यहां से आपसे एक और क्वेश्चन बन सकता है, किसने अनाउंस की थी? तो वो जॉन मार्शल ने अनाउंस की थी, ठीक है। और या फिर जॉन मार्शल कौन थे? तो वो हमारे डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द मेजर प्रॉब्लम विद द जॉन मार्शल्स एक्सकवेशन। तो जॉन मार्शल की एक्सकवेशन के साथ जो जॉन मार्शल ने एक्सकवेशन की थी उसकी मेजर प्रॉब्लम क्या थी, हमसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो जॉन मार्शल की एक्सकवेशन में सबसे मेजर प्रॉब्लम थी कि उन्होंने स्ट्रेटिग्राफी मिस कर दी थी, जो कि एक इंपॉर्टेंट रीजन रहा था उनकी थ्योरी को फेल कराने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेराकोटा फिगराइंस ऑफ वुमेन हैवीली ज्वेल्ड, सम विद इलैबोरेटेड हेड ड्रेसेस रिगार्डेड एज। कुछ टेराकोटा फिगर, हमको टेराकोटा फिगर्स मिले हैं वुमेन के जो कि हैवीली ज्वेल्ड दिखा रखे हैं और उनमें उनके ऊपर कुछ हेड ड्रेसेस भी, मतलब उन्होंने अपने सर पे भी कुछ पहना हुआ है। ये जो टेराकोटा फिगर्स हैं इनको किनके नाम से जानते हैं? तो उनको मदर गॉडेसेस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मदर गॉडेसेस के नाम से जानते हैं। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि मदर गॉडेसेस में कौन कौन सी चीजें थी जो मदर गॉडेसेस में हमको देखने को मिली थी। तो हमको क्या क्या मिला था? हमको वो हैवीली ज्वेल्ड थी और उनके ऊपर इलेबोरेट हेड ड्रेसेस भी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इन सम सील्स a figure shown seated cross-legged in a yogic posture, sometimes surrounded by animals, have been regarded as a depiction of। तो हमसे कह रहा है कुछ सील्स में हमको क्या मिला है? कुछ सील्स में हमको एक फिगर मिला है जो कि एक योगिक पोस्चर में बैठा हुआ है और कुछ सील में उसमें दिखाया गया है कि वो योगिक पोस्चर पे बैठे हुए हैं और उनके आसपास कौन है? एनिमल्स हैं। तो वो जो सील थी उसमें जो फिगर दे रखा है वो किसका है? तो वो हमारा प्रोटो शिवा का है। किसका है? प्रोटो शिवा का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पॉलिश स्टोन दैट इज वर्शिप्ड एज अ सिंबल ऑफ शिवा। एक पॉलिश स्टोन जो कि हम लोग वर्शिप करते हैं शिवा के सिंबल के रूप में, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम लिंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंगा या फिर लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ये एक टाइप में मैंने दे रखा है कि हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के मैंने इसमें सारे फीचर्स दे रखे हैं। आपसे पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। 3 पॉइंट दे देगा ये और बाकी एक पॉइंट कुछ अलग सा दे देगा, आपको उस पर क्लिक करना पड़ेगा। या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, आपको ऑप्शन ये दे देगा, ऑप्शन बी ये दे देगा, ऑप्शन सी ये दे देगा, ऑप्शन डी दे देगा, ऑल ऑफ द अबव। तो आपको ऑल ऑफ द अबव कब आपको पता है तो आप ऑल ऑफ द अबव कर देंगे, ठीक है। तो कौन कौन से? हो गया हमारा अर्बन प्लानिंग ड्रेनेज सिस्टम, आपने देखा होगा अर्बन प्लानिंग बहुत अच्छी थी। उसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम हमारा बहुत ज्यादा अच्छा था, मतलब 1 नंबर का। उसके अलावा हमको सिटाडेल और लोअर टाउन भी देखने को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फ्रॉम वेयर डिड हड़प्पन गेट गोल्ड। हड़प्पन को कहां से गोल्ड मिला है? तो वो हमारा साउथ इंडिया से मिला है। और इस वाले मैं भी आपको पढ़ाऊंगा, तो एक पेज दे रखा है एनसीईआरटी में, उसमें बहुत सारी जगहों का दे रखा है कि कौन सी जगह से क्या आता था। तो वो हम लोग अभी एनसीईआरटी को रीड करके उसको कर लेंगे, क्योंकि उसके एमसीक्यू बनाना फिर बहुत ज्यादा हो जाता है, आपके लिए भी पढ़ने में बहुत ज्यादा बल्कि हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम एनसीईआरटी के थ्रू अभी कवर कर लेंगे इसी वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन गैस में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं मैंने, जो देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो याद रखना, आफ्टर इंडिपेंडेंस मोस्ट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन सेंटर वेंट ओवर टू पाकिस्तान। तो हुआ क्या था, इंडिपेंडेंस के बाद, जो आजादी के बाद हम लोगों को क्या हुआ था, ज्यादातर जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के सेंटर्स थे, मतलब जहां पर हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन देखने को मिली है, वो कहां पर किसके पार्ट में थे? वो पाकिस्तान के पार्ट में चले गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है, रूलर हैड एन इंपॉर्टेंट रोल इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। रूलर्स का काफी एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है इसमें हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर। तीसरा पॉइंट ये है, डेड वाज बरीड इन हड़प्पा। जो हमारे हड़प्पा में डेड्स थे, जो लोग मर जाते थे, उनको क्या करता था? उनको दफनाया जाता था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग लोकेटेड इन द सिटाडेल एरिया ऑफ मोहनजोदाड़ो। जो सिटाडेल हमको मिला है मोहनजोदाड़ो में, सिटाडेल और लोअर टाउन आपने पढ़ा होगा, तो सिटाडेल हमको मिला है उसमें हमको कौन कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट कौन कौन सी बिल्डिंग्स थी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो वो हो गया हमारे ग्रेट पाथ और दूसरा हो गया हमारा वेयर हाउस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द ग्रेट पाथ। ग्रेट पाथ का पर्पस क्या था?
तो ग्रेट बाथ का हमारा पर्पस था रिचुअल बाथिंग। ग्रेट बाथ को किस लिए यूज करते थे? रिचुअल बाथिंग के रूप में यूज करते थे। जैसे आप हम लोग अभी देख लें तो हम लोग गंगा जी जाते हैं, गंगा जी में स्नान करने जाते हैं, तो उसी तरीके से वहां पर भी उस टाइम पे शायद ये होता होगा कि जो हमारा रेक्टेंगुलर टैंक है इसमें किसके लिए यूज करते थे इसको? रिचुअल बाथिंग के लिए शायद यूज करते होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट मैंने असर्शन रीजन के फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है। ये असर्शन रीजन भी हमारे में टाइम पे बहुत आए थे, तो आपके में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो असर्शन रीजन देखते हैं। क्या कह रहा है असर्शन? क्या कह रहा है? सिटाडेल वाज अ स्मॉलर बट हायर पार्ट ऑफ मोहनजोदाड़ो। सिटाडेल जो था, सिटाडेल एक छोटा पार्ट था लेकिन काफी बड़ा पार्ट, मतलब एक हायर लेवल पे बना हुआ था मोहनजोदाड़ो के, मतलब कि ऊपर थोड़ा हाइट पे बना हुआ था। ठीक है, रीजन क्या कह रहा है? इट इज ऑन सिटाडेल दैट वी फाइंड एविडेंस ऑफ स्ट्रक्चर दैट वर प्रोबेबली यूज्ड फॉर स्पेशल पब्लिक पर्पसेस। ठीक है, तो हमारा असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। रीजन क्या कह रहा है? रीजन कह रहा है सिटाडेल में जो हमको स्ट्रक्चर्स मिले हैं वो शायद किसके लिए यूज करते होंगे? स्पेशल पब्लिक पर्पसेस के लिए यूज करते होंगे, जैसे ग्रेट बाथ को यूज करते होंगे रिचुअल बाथिंग के लिए, इसी तरीके से। तो हमारा रीजन भी सही है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो हमारा जो रीजन है वो हमारे असर्शन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? तो हमारा यही हो जाएगा कि assertion is correct, assertion and both assertion and reason are correct, but reason is not a correct explanation of assertion। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट वाज द शेप ऑफ ग्रेट बाथ? जो ग्रेट बाथ था उसका शेप क्या था? तो उसका शेप आपको उसका शेप था रेक्टेंगुलर। आपको दे देंगे रेक्टेंगुलर, सर्कुलर और ट्रायंगुलर इस टाइप में दे देंगे, तो आपको पता है क्या था? तो रेक्टेंगुलर शेप था हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन विच साइड ऑफ द ग्रेट बाथ टू फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स वर प्रेजेंट? ग्रेट बाथ की कौन से साइड में दो फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स थे, मतलब कि दो सीढ़ियां बनी थी इस टाइप में, एकदम क्रॉस टाइप में। तो ये हमारे कहाँ बनी थी? नॉर्थ और साउथ में। मान लो कुछ इस टाइप में होगा। ठीक है, यहाँ सीढ़ियां होंगी, अभी मैं आपको फोटो में दिखा दूंगा, अभी तो मैं ऐसे बना के दिखा रहा हूँ, ड्राइंग थोड़ी गंदी है तो इग्नोर करना। ठीक है, तो ये हो गया हमारे नॉर्थ और साउथ में दो फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स थी। अगला क्वेश्चन आता है असर्शन रीजन के फॉर्म में। एक असर्शन दे रखा है द ब्यूरियस फाउंड एट हड़प्पा कंटेन्स पोएट्री एंड ऑर्नामेंट। और मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है कि ये असर्शन और रीजन के टाइप में दे रखा है तो असर्शन और रीजन के टाइप में आएगा, ये एमसीक्यू के फॉर्म में भी बन सकता है, बस ये इंपॉर्टेंट है तो आपको इसको याद रखना है। ठीक है, क्या कह रहा है एसेशन? क्या कह रहा है? द ब्यूरियस फाउंड एट हड़प्पा कंटेन्स पोएट्री एंड ऑर्नामेंट। तो जो हमको ब्यूरियल्स मिले हैं, जो हमको मतलब कि डेड बॉडी, मतलब जहां पे दफनाया जाता था, वहां पर हमको क्या मिला है? हमको वहां पर पोट्रीज और ऑर्नामेंट देखने को मिले हैं। तो क्या ये सही है? तो हाँ, ये हमारा सेशन बिल्कुल सही है। रीजन क्या कर रहा है? द हड़प्पन बिलीव्स इन आफ्टर लाइफ। जो हड़प्पन थे वो क्योंकि आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे, तो ये भी हमारा रीजन सही हो गया। ठीक है, तो आप देख भी रहे हैं कि रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है सेशन का। क्यों? क्योंकि भाई जब हड़प्पन आफ्टर लाइफ में बिलीव करेंगे तभी तो वो ब्यूरियल्स के साथ कुछ अपना इंपॉर्टेंट चीज रखेंगे ना। और हाँ, एक और चीज रखना कि जो हड़प्पन थे उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट, वो प्रीशियस चीज नहीं रखी थी ब्यूरियल्स के साथ। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट हमसे कह रहा है सर्सन है वन ऑफ द स्ट्रेटजीज टू आइडेंटिफाई सोशल डिफरेंसेस ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन इज टू स्टडी आर्टिफैक्ट। हमसे कह रहा है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी हुआ करती थी वो क्या थी? हाँ सॉरी, जो एक काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी हुआ करती थी आर्टिफैक्ट, मतलब कि सोशल डिफरेंसेस को स्टडी करने के लिए, तो वो क्या होता था हम लोग। ठीक है, एक बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी थी सोशल डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे, तो क्या थी? तो वो थी आर्टिफैक्ट्स को स्टडी करना। आर्टिफैक्ट्स को स्टडी करके आप आराम से पता लगा सकते हैं कि भाई सोशल डिफरेंसेस थे या नहीं थे। कैसे? अब किसी के पास लग्जरीज होगी, किसी के पास नॉर्मल होगा, यूटिलिटेरियन, तो पता चल जाता है। ठीक है, रीजन क्या दे रखा है? आर्कियोलॉजिस्ट एज्यूम ऑब्जेक्ट्स वर लग्जरीज इफ दे आर रेयर और मेड फ्रॉम कॉस्टली नॉन लोकल मटेरियल और विद कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजीज। आर्कियोलॉजिस्ट जो थे वो किसी भी ऑब्जेक्ट को लग्जरीज कब कहते थे? उसको जब कहते थे जब वो किसी रेयर या फिर किसी कॉस्टली ऑब्जेक्ट से बनता था, या फिर वो ऐसे मटेरियल से बनता था जो कि आसपास ये एरिया में हमको देखने को नहीं मिलता था, या फिर कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी से बनता था। ठीक है, तो ये सर्टेन रीजन में भी आपसे आ सकता है और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि भाई आर्कियोलॉजिस्ट लग्जरीज किसको कहते हैं? तो उसको कहते हैं जो कि रेयर आइटम से बना हो, या फिर जिस आइटम से बना हो वो कॉस्टली हो, या नॉन लोकल मटेरियल हो, या फिर कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी उसके अंदर इंडल्स की गई हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा रीजन सही है और असर्शन भी सही है, लेकिन आप देख रहे हैं कि जो रीजन है वो असर्शन को क्लियरली एकदम वो नहीं कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हमारा बोथ असर्शन एंड रीजन इज करेक्ट, बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट थॉट दैट सर्टेन ऑब्जेक्ट मे हैव अ रिलीजियस सिग्निफिकेंस। तो पुराने टाइम पे मतलब जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे वो मानते थे कि कुछ ऑब्जेक्ट की रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है, मतलब पूजा पाठ के लिए भी, मतलब उनकी कोई रिलीजियस वैल्यू भी है। Attempts have also been made to reconstruct religious belief and practices by examining seals, some of which seem to depict ritual scenes। ठीक है, अटेम्प्ट्स की, अब रीजन हमारा क्या कह रहा है कि काफी टाइप के प्रयास किए गए हम उन लोगों के रिलीजियस प्रैक्टिसेस को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, किस तरीके से रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए वो यूज करते थे? तो सील्स को एग्जामिन करके करते थे, और जिसमें उनमें से कुछ सील्स में हमारा कुछ रिचुअल सीन्स भी दिखा रखे होते थे। ठीक है, समझ गए? तो हमारा इसमें असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और आप थोड़ा आप पढ़ेंगे तो आपको लग रहा होगा कि हाँ हल्का सा जो रीजन है वो हमारे असर्शन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा?
बोथ assertion and reason are correct and reason is a correct explanation of assertion, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक जितने भी एमसीक्यूज बन रहे थे मैंने करा दिए हैं। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, कुछ कुछ जो पॉइंट्स थे वो कैसे थे, मतलब कि मैं बताता हूँ। मैंने इंपॉर्टेंट तो सीधे सीधे क्वेश्चन के फॉर्म में दे रखे हैं, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट कैसे थे तो वो मतलब इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, तो वो उसको एनसीईआरटी से एक बार कवर करा देता हूँ। एनसीईआरटी आपको रीड करके बता देता हूँ जो जो जहां जहां भी क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। उसकी मदद से आप आराम से कर लेंगे, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उनके लिए भी बना दूंगा, उनके लिए बनाए तो उनके लिए भी बना दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आ रहा है हमारा ये ब्लू बॉक्स, हम लोग देखेंगे ब्लू बॉक्स में क्या दे रखा है। तो अब हम लोग एनसीईआरटी के थ्रू भी कवर कर लेते हैं क्या दे रखा है। सबसे पहले इसमें कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं, ये वाली स्टेटमेंट आपको याद रखनी है। ये वाली स्टेटमेंट किसने दी थी, इट इज सर्टेनली द मोस्ट कंप्लीट, ये मैंने आपको एमसीक्यू में भी करा रखे, यहाँ पर भी याद रखना। तो ये किसने दी थी, तो ये हमारे मैके ने दी थी। अगली चीज याद रखना कि जो नालियां होती है उनको कवर करने के लिए किसका यूज किया जाता था, उनको लाइमस्टोन के यूज किया जाता। पूछ सकते हैं कि किस चीज का वो लोग यूज करते थे इन नालियों को कवर करने के लिए, तो वो होता था हमारा लाइमस्टोन का, ठीक है। उसके अलावा याद रखना सम्प और सेस्पिट क्या होता है। सम्प और सेस्पिट क्या होता है, हमारी जब ये नाली का पानी बहता था तो ये जैसा होता है ना, हम लोग जाली टाइप की लगा देते हैं ताकि जो भी मड हो या फिर गंदगी हो वो वहीं पे कलेक्ट हो जाए और केवल पानी पानी जाए। तो उसी टाइप पे सम्प और सेस्पिट को वहां पर भी यूज किया करते थे, मतलब समझ लो कितने ज्यादा बुद्धिमान होंगे, ठीक है। अगला याद कर लेना, ये पॉइंट आपको पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो उसमें ये वाला स्टेटमेंट जरूर याद रखना है। जो ड्रेनेज सिस्टम थे वो केवल लार्जर सिटीज में हमको देखने को नहीं मिलते थे, हमको स्मॉलर सेटलमेंट में भी देखने को मिलते थे। ये वाला तो मैंने एमसीक्यू में करा दिया है, ये वाला लाइन यहाँ से यहाँ तक ये तो एमसीक्यू मैंने कवर करा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमारा क्या बन सकता है, यहाँ पर प्राइवेसी वाला यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ देना कि प्राइवेसी के लिए वो लोग क्या कहते थे। तो कोई भी विंडो पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स वर टेकन बाय हड़प्पन्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट देयर प्राइवेसी। तो प्राइवेसी को प्रिवेंट करने के लिए वो क्या क्या यूज करते थे, ये याद रख लेना कि कोई विंडोज नहीं होती थी, ठीक है। और मतलब ग्राउंड लेवल पे हमें कोई भी विंडोज देखने को नहीं मिलती थी। मेन एंट्रेंस जो होता था वो डायरेक्ट व्यू नहीं देता था हमको इंटीरियर का, ठीक है। उसके अलावा जो हमारा बाथरूम था वो पेव्ड ब्रिक्स के थ्रू बनता था, ये भी याद रख लेना। पूछ सकते हैं इनमें से कौन से डोमेस्टिक मतलब कौन सा इसमें पॉइंट जो है वो इनमें से कौन सा फीचर नहीं होता था जो हमारे हड़प्पन्स के हाउसेस में। तो ये याद रख लेना कि भाई प्राइवेसी वाले को याद रख लेना। और दूसरा याद रख लेना कि मतलब उनका जो बाथरूम था वो पेव्ड ब्रिक्स के थ्रू मतलब वो ब्रिक्स के थ्रू बनाया जाता था, ठीक है। उसके अलावा कितने वो थे वेल्स, ये भी मैंने बता दिया, तो 700 थे, ठीक है। तो ये पढ़ लेता एक बार। अब आता हूँ नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे सिटाडेल के बारे में दे रखा है, तो ये तो आपने थ्योरी में पढ़ाई होगा कि सिटाडेल क्या था और लोअर टाउन क्या था, ठीक है। तो ये तो इसको पढ़ाने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन सकता था लेकिन वो मैंने सारे कवर करा दिए हैं, ठीक है। बस यहाँ से कुछ देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर याद रख लेना कि जो कुछ डेट्स जो थे उनको इनमें जो कुछ कुछ हमें डेड बॉडी के साथ क्या मिला, हमको कॉपर मिरर्स मिले, ये याद रख लेना, ठीक है। और ये पॉइंट याद रख लेना कि ये हमको लगता है कि शायद हड़प्पन जो थे वो किसी भी प्रीसियस थिंग को डेट के साथ गड़ाने में इंटरेस्टेड नहीं थे, मतलब उनको किसी प्रीसियस चीज को नहीं गड़ाते थे, क्योंकि आपने देखा कॉपर मिरर को गड़ा रहे हैं वो थोड़ी प्रीसियस हुई, ठीक है। तो उसको याद रख लेना। और एक यहाँ पर याद कर लेना स्पिंडल होल्स, एक पॉइंट ये याद रखना है, पूछ सकते हैं इनमें से कौन सा मटेरियल ऐसा था जो कि रेयर मटेरियल से बना था लेकिन उसको तब भी हम लग्जरी नहीं मानते हैं, तो वो गया हमारा स्पिंडल होल्स, जरूर याद कर लेना, ठीक है। ओके, इस पे तो इस पेज पे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। इस पेज पे हमसे ये पूछा जा सकता है कि भाई चाउंडारो जो था, मतलब इनमें से कौन सी लोकेशन ऐसी है जो कि क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए डिवोटेड थी, जिसमें वेड मेकिंग, सेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग ये सारे कार्य होते थे। तो वो याद रख लेना, चाउंडारो में होता था, किसमें, चाउंडारो, ठीक है, ये याद कर लेना। उसके अलावा हमारे ये थोड़ा सा एक बार रीड कर लेना, याद करने की जरूरत है, इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन तब भी याद पढ़ लेने क्या ही है, ठीक है। तो कौन कौन से इसमें याद रख लेना, इसमें याद रख लेना कि हमारे जो सीट्स या फिर जो बेड्स होते थे वो कौन कौन से मटेरियल से बनते थे। तो हमारे जेस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टीटाइट इनसे मिलकर बना करते थे, ठीक है। ये सारे मटेरियल्स याद कर लेना। उसके अलावा इनके शेप्स जरा देख लेना कि कौन कौन से शेप्स हमको देखने को मिलते थे। इनमें से क्वेश्चन मिलेंगे बिल्कुल भी चांस नहीं है, लेकिन क्या ही है, पढ़ लेना, टाइम है अभी तो हमारे पास, ठीक है। तो इस पेज से अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे आ गए। इस पेज से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन टेक्निक फॉर मेकिंग बेड्स डिफर्ड अकॉर्डिंग टू द मटेरियल। पूछ सकते हैं कि जो टेक्निक्स होती थी बेड्स को बनाने के लिए वो किस बेसिस पे मतलब डिफर करा करती थी। तो याद रखना मटेरियल के ऊपर डिफर करती थी, मटेरियल कैसा है, सॉफ्ट मटेरियल या फिर हार्ड मटेरियल है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि जो रेड कलर था कार्नियलिक वो किस तरीके से ऑब्टेन किया जाता था। तो वो ऑब्टेन कैसे किया जाता था, फायरिंग द येलोइश रॉ मटेरियल एंड बेड्स एट वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो हमारा बेड मेकिंग का प्रोसेस था वो किस तरीके से कंप्लीट होता है, उसके आखिरी स्टेप क्या होते थे, ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग एंड ड्रिलिंग, ठीक है। ये हमारा प्रोसेस को कंप्लीट कर देते थे। अगला पूछ सकता है स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स उनको कहां पर मिले हैं, तो हमको चाहुंडारो, लोथल और धोलावीरा में देखने को मिले हैं।
अगला ये है कि हमारा ये जो चाउंडारो लोटल से जो ये हमारा फिनिश गुड्स थी, ये फिनिश प्रोडक्ट कहाँ पर जाया करते थे, तो ये हमारे मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में जाया करते थे। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट पेज पे आ गए हम लोग। नेक्स्ट पेजेस पे बनने की क्या चांस है। अब हम लोग आ गए नेक्स्ट पेजेस पे। नेक्स्ट पेज पे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो यहाँ पर हल्का सा ये याद रखना कि हम लोग को कैसे पता चलता है कि कौन सा एरिया को, मतलब इस एरिया को शायद ही मतलब किस तरीके से हम लोगों को ये पता चलता है या फिर आर्कियोलॉजी को पता चलता है कि इस एरिया पे हमारा क्राफ्ट प्रोडक्शन होता होगा। तो देखो भाई, क्राफ्ट प्रोडक्शन अगर आप कर रहे हो तो कुछ रिमेन्स तो बच जाएगा ना, तो वो रिमेन्स जिस एरिया में हमको देखने को मिलता था तो उसी को हम लोग बोल देते थे भाई यहाँ पर शायद मटेरियल जो था यहीं पे मतलब कुछ सामान बना करता था। जैसे कि अगर मैं बताता हूँ चप्पल बनती है, ठीक है, हम लोग जो चप्पल पहनते हैं वो बनती है, चप्पल का जो मटा बचे वो रबड़ होता है वो उसी जगह पे छोड़ देंगे। तो जब आने वाली पीढ़ी हम लोग के बारे में खोजेंगी तो उनको वहीं पे चप्पल मिलेंगी, तो पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पर भाई चप्पल वगैरह बनाई जाती थी। ठीक है, ये पता था एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हमसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन सा सामान जो था वो लोकली अवेलेबल था, तो हमारा क्ले जो था वो हमारा लोकली अवेलेबल था। स्टोन, टिम्बर और जो मेटल्स था वो बाहर से लाया जाता था। पूछ सकते हैं कौन सा मटेरियल बाहर से लाया जाता था, तो स्टोन, टिम्बर और मेटल जो था वो बाहर से लाया जाता था। उसके अलावा हमसे पूछ सकते हैं कि भाई जो टेराकोटा टॉय मॉडल थे बुलेट कार्ट के, वो क्या सजेस्ट करते थे, वो ये सजेस्ट करते थे कि वो बहुत ज़्यादा मतलब एक इंपॉर्टेंट मीन होते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, गुड्स वगैरह सब इन्हीं की वजह से ट्रांसपोर्ट किया जाता था लैंड रूट्स में। ठीक है, उसके अलावा ये बता सकते हैं कि जो रिवराइन रूट्स थे, मतलब जो इंडस रिवर्स की जो टेरिटरीज थी उनका भी यूज किया जा सकता, उनका भी यूज किया जाता होगा किसमें, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, अगला यहाँ पर कुछ पॉइंट दे रखे हैं कि भाई कौन सी चीज कहाँ से मंगाई जाती, तो ये भी एक बार देख लेना। तो जो हमारे सेल्स थे वो कहाँ से मंगाए जाते थे, नागेश्वर एंड बालाकोट। पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन से जो सेल्स थे वो कहाँ से मंगाए जाते थे, तो नागेश्वर बालाकोट से मंगाए जाते थे। आपसे पूछ सकते हैं कि लैपिस लाजुली कहाँ से मंगाई जाती थी, तो हमारी सोटू भाई अफगानिस्तान से मंगाई जाती थी। उसके अलावा हमारे कार्नेलियन जो था वो कहाँ से मंगाया, ठीक है, ब्लू स्टोन वेरी हाई वैल्यू लोथल विच वाज नियर सोर्स ऑफ, और जो हमारा कार्नेलियन था वो कहाँ से मंगाया जाता था, तो वो लोथल से मंगाया जाता था। ठीक है, लोथल गुजरात में है। ठीक है, उसके अलावा स्टीटाइट कहाँ से आता था, तो हमारा साउथ राजस्थान और नॉर्थ गुजरात से आता था। मेटल कहाँ से आता था, तो राजस्थान से आता था। ये सारे पॉइंट्स याद कर लीजिएगा। आपसे पूछ सकते हैं कौन सी चीज कहाँ से आती थी। उसके अलावा जो हमारा कॉपर था ये कहाँ से आता था, तो हमारे खेतरी रीजन से आता था, और साउथ इंडिया से हमारा गोल्ड आता था। आप लोगों के मन में शायद क्वेश्चन भी बन रहा हो कि भाई इसको एमसीक्यू के फॉर्म में क्यों नहीं बनाया, तो इसको ना बनाने की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन था कि वो एमसीक्यूज के नंबर्स बढ़ा देता है, लेकिन इनकी जो इंपॉर्टेंस थी वो इतनी ज्यादा नहीं थी। जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने एमसीक्यूज के फॉर्म में बना दिए। बाकी मैं इस तरीके से बता दे रहा हूँ, आपका क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, क्वेश्चन आपके सारे कवर होने वाले हैं, तो उसकी चिंता मत करिए। 200 नहीं आए आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको संभाल दूंगा, 200 आएंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे आ सकते हैं। नेक्स्ट पेज आ चुके हैं। इस पेज से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो कॉपर था वो कहाँ से आता था, तो वो हमारा ओमन से आता था। ठीक है, उसके अलावा से पूछ सकते हैं ओमन कहाँ पर लोकेटेड था, तो ओमन हमारा साउथ ईस्टर्न टिप से अरेबियन पेनिनसुला के साउथ ईस्टर्न टिप से प्रेजेंट था। ठीक है, उसके अलावा कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, उसमें पूछा जा सकता है कि जो हमें जो ओमानी कोपर और जो हड़प्पन आर्टिफैक्ट है उनमें मतलब किस तरीके से हमें पता चला कि भाई यहीं से आसा पूछा आता जाता था। तो मैं बताता हूँ, हमको जो कॉपर मिला था उस कॉपर में क्या किसके ट्रेसेस मिले, हमको निकल के ट्रेसेस मिले हैं। तो निकल के ट्रेसेस जो हमारे हड़प्पा से मिला है और वहीं पे ओमान से मिला है, उनकी कॉपर में हमको निकल के क्या मिले, ट्रेसेस मिले। तो हम समझ सकते हैं हाँ भाई इनका कॉमन ओरिजिन होगा। ठीक है, उसके अलावा एक हम लोगों का दे रखा है कि एक जार जो था, हड़प्पन जार था, जो कि एक थिक लेयर ऑफ ब्लैक क्ले से उसको कोटेड कर रखा था। क्यों कोट कर रखा था ये भी याद रखना, तो प्रीकोलेशन ऑफ लिक्विड के लिए इसको रखा था। ठीक है, ताकि हम लोग प्रीकोलेशन ऑफ लिक्विड को प्रिवेंट कर सकें। उसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि we do not know that they were carried in vessel but it is possible that हड़प्पन एक्सचेंज, आपसे पूछा जा सकता है कि जो हड़प्पन थे वो वेसल्स को किसके लिए एक्सचेंज करते थे, तो हमारे ओमानी कोपर के लिए एक्सचेंज किया करते थे। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आगे हम लोग नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि मेलुआ से क्या क्या सामान आता था, तो मेलुआ से हमारे कार्नेलियन आता था, लैपिस लाजुली आती थी, कॉपर आता था, गोल्ड आता था, और हमें काफी सारे वुड्स की वैरायटीज देखने को मिले हैं, वो भी वहीं से आता था। उसके अलावा ये पूछ सकते हैं मेलुआ को लैंड ऑफ सी फेयरर्स किसने कहा, तो वो मेसोपोटामियन टेक्स्ट में रिफर किया गया, या फिर मेसोपोटामियन टेक्स्ट में मेलुआ किस नाम से रिफर किया गया, तो वो लैंड ऑफ सीफेयरर्स के नाम से रिफर किया गया है। तो यहाँ से हमारे ये क्वेश्चन बन सकते हैं। इस पेज से आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इसमें याद रख लेना कि भाई किस तरीके से पता चलता था कि जो सामान है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो अगर मतलब उसके ऊपर जो वो लगती थी मतलब क्ले वगैरह लगती थी, अगर उसके साथ कुछ भी खिलवाड़ नहीं हुआ है तो आप समझ सकते हैं हाँ भाई सामान को भी किसी ने नहीं छुआ है, सामान अंदर की चीज बारे में किसी को नहीं पता चला है। उसके अलावा ये स्क्रिप्ट से क्या पूछ सकते हैं, कितने वो थे स्क्रिप्ट, तो 375 से 400 मैं क्वेश्चन में भी करा चुका हूँ। ठीक है, 26 साइन थे, ये भी याद रखना। जो सबसे बड़ी इंस्क्रिप्शन जो थी वो उसमें कितने साइन थे, उसमें 26 साइन हुआ करते, उसमें 26 साइन थे। ठीक है, उसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं कि भाई कहाँ से किस मतलब किस साइड से कौन सा लिखा जाता था, तो राइट से लेफ्ट लिखा जाता था। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है, ये हमें कैसे पता चला, तो ये आप बता सकते हैं कि भाई जब हम लोग राइट से लिखना स्टार्ट करते थे तो एकदम पास पास में वर्ड्स हुआ, मतलब थोड़ा उचित दूरी पे वर्ड्स होते थे, लेकिन जैसे लेफ्ट में पहुंचते थे एकदम वर्ड्स आपस में क्लोज होने थे। जैसे अब मैं कुछ लिखता हूँ, जैसे मान लो हाउ मैनी सील्स आर, अब इस तरीके से अगर मैं लिखूंगा, जब मेरा मतलब पहले मैं स्टार्ट करूंगा दूर दूर से लिखना हाउ, फिर मैं मैनी काफी दूर दूर लिखूंगा, लेकिन जैसे ही क्या होगा मेरी जो पेज खत्म होने लगेगा तो मैं वर्ड्स को आसपास एकदम बिल्कुल पास पास करने लगूंगा। ठीक है, तो उससे मैं पता चलता था। उसके अलावा
इसमें से कोई क्वेश्चन बनने के चांस है नहीं। वेट्स का याद रख लेना, वेट्स जो था एक्सचेंजेस जो थे वो चर्ट्स का मतलब एक स्टोन से होता है जिसको हम चर्ट के नाम से जानते हैं, ये मैं एमसीक्यू में करा चुका हूँ। इनके शेप कौन से होते थे, तो जनरली क्यूबिकल होते थे, कोई मार्किंग नहीं होती थी। फीचर्स पूछ सकता है आपसे कि क्या क्या फीचर्स थे वेट्स के, तो बता दीजिएगा। उसके अलावा इसमें आपसे क्या पूछा जा सकता है कि भाई कितने टाइप के डिनोमिनेशन थे, तो वो हमारे बाइनरी डिनोमिनेशन था जो कि लोअर डिनोमिनेशन के लिए यूज होता था, और एक हमारा हाई डिनोमिनेशन का था, ठीक है। ये पूछ सकते हैं जो लोअर डिनोमिनेशन वेट था वो किसके ऊपर बेस्ड था, तो बाइनरी के ऊपर बेस्ड था। जो हाई डिनोमिनेशन था वो किसके ऊपर बेस्ड था, तो हमारे डेसिमल सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। आपसे बस यहाँ से यही पूछा जा सकता है। उसके अलावा किंग्स के बारे में अगर आप थ्योरेटिकल होता तो भाई क्वेश्चन के फॉर्म में जरूर पूछते भाई किंग्स थे कि नहीं थे, ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर प्रीस्ट किंग के बारे में हल्का सा पढ़ लेना कि प्रीस्ट किंग कहाँ मिलते थे, तो ये हमको मेसोपोटामिया में मिलते थे, और हमें थोड़ा सा हड़प्पा में मोहनजोदाड़ो में भी इसी टाइप की एक स्टैचू मिला है जिससे हम प्रीस्ट किंग के बारे में हमें हल्का हल्का अंदाजा लगाया। उसके अलावा याद लगा लेना कि मतलब कि एक रूलर पक्का कोई ना कोई रूलर जरूर रहा होगा इनको रूल करने के लिए। क्यों, क्योंकि हमें जितना भी हर चीज मिली है वो एकदम स्टैंडर्डाइज रेशियो किया है, फिर स्टैंडर्डाइज शेप किया है, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, द एंड ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है। एंड ऑफ सिविलाइजेशन को देख लेते हैं, ठीक है। तो हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज पे, द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन। इसमें से ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस है नहीं, लेकिन जो भी बन सकते हैं थोड़े बन सकते हैं आराम से इसमें से, ठीक है। वो मैंने अलग से नहीं दे रखे हैं ताकि यहाँ पे मैं आपको आराम से समझा सकूँ। तो देखते हैं, ये याद रखना कि हमें हड़प्पन साइड से जो हमको ये कब मतलब हुआ था कि भाई हमको कब लगने लगा था कि भाई चोलिस्तान वगैरह से हड़प्पन रीजन से जो रहने मतलब हड़प्पन थे वो जाने लगे हैं, तो उनको 1800 BCE से लगा था कि 1800 BCE से जो हड़प्पन साइट्स थी वो एबंडन होने लगी हैं, ठीक है। उसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि ये जो एबंडन होने के बाद ये जो भाई पॉपुलेशन थी वो कहाँ पर शिफ्ट हुई थी, तो हमारी गुजरात, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में शिफ्ट हुई थी, ठीक है। उसके बाद ये एक बार पढ़ लेना, इसमें से कुछ भी क्वेश्चन बनने के चांस नहीं है। ये वाला जो मैंने यहाँ पे टिक किया है इसको एक बार, इस एरिया को एक बार पढ़ लेना, ठीक है। इससे क्वेश्चन बनने के कुछ चांस नहीं है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन सकता है कि कौन से रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से हड़प्पन थे वो मतलब एबंडन होने लग गए थे, जो हड़प्पन साइट थी वो एबंडन होने लग गई थी। तो ये हो सकता है क्लाइमेटिक चेंज, डिफॉरेस्टेशन, एक्सेसिव फ्लड, शिफ्टिंग एंड और ड्राइंग अप ऑफ रिवर टू ओवर यूज ऑफ द लैंडस्केप, ठीक है। ये सारे मेरे पॉइंट्स थे, लेकिन इसमें एक पॉइंट ये भी याद रखना कि ये जितने भी पॉइंट रखे ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं थे कि हाँ ये पॉपुलेशन शिफ्ट करा दें या फिर उन एरियाज को एबंडन करा दें, लेकिन अब हमारे पास कुछ भी स्ट्रॉन्ग सबूत नहीं है तो इन्हीं को मान के चलते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे, तो ये ब्लू बॉक्स अभी हम लोग पढ़ते हैं, ये तो काफी इंपॉर्टेंट ब्लू बॉक्स है, ठीक है। इसको देख लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे नेक्स्ट पेज पे, इससे क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांसेस है नहीं। इस क्वेश्चन की इस बार ब्लू बॉक्स को रीड कर लेना, और यहाँ पर ये थोड़ा थोड़ा याद कर लेना कि कौन सी बुक किसने लिखी थी, कब लिखी थी। यहाँ पर ये दे रखा है आखिरी में, जैसे यहाँ पे फ्रॉम आर.एम. विलियर, हड़प्पा 1946, एंशिएंट इंडिया 1947, यहाँ पे फ्रॉम जी.पी. डेल द मिथिकल मैस्कर ऑफ मोहनजोदाड़ो एक्सपेडिशन 1964। तो ये जरूर याद कर लेना कि हाँ ये तो पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, कि ये बुक किसने लिखी, ये किसने, ये आ गया। अब आ गए हम लोग नेक्स्ट पेज पे, तो यहाँ पर ये क्या नाम है इसका, कनिंगम्स कंफ्यूजन, इसको भी देख लेते हैं। तो कनिंगम्स कंफ्यूजन में कुछ नहीं है, ये आप जब आप वन शॉट वीडियो पे देखेंगे थ्योरी वाला तो आपको क्लियर हो जाएगा। बस इसमें एक पॉइंट याद रख लेना कि जो कनिंगम को जो हड़प्पन स्किल थी वो किसने दी थी, तो उनको एक इंग्लिश मैन ने दी थी। उसके अलावा इसमें ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा नहीं, ठीक है। बस एक बार थ्योरी लेकिन जरूर पढ़ लेंगे, थ्योरी से क्वेश्चन आराम से आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर कोई बंदा अच्छे लेवल का पेपर बनाना चाहेगा ना तो वो थ्योरी से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन वो आपसे पूछेंगे नहीं क्योंकि सीयूटी के एग्जाम का लेवल कितना हाई होता नहीं, ज्यादातर वन लाइनर ही पूछता है, तो आप टेंशन फ्री हो जाएं। पूछेगा अभी तो मैं बैठा हूँ ना पढ़ाने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर इस पन्ने से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट पेज से इस पेज और नेक्स्ट पेज से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। वो सारे क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से बन रहे हैं। एक सबसे पहले आगे जो सीज थी जो कि हमें हड़प्पा से मिली वो कौन से आर्कोलॉजिस्ट को मिली है, तो वो हमें दयाराम साहनी को मिली है। रखलदास बनर्जी को कहाँ से मिली है, वो मोहनजोदाड़ो से मिली है। फिर जॉन मार्शल जो थे, ये किसने बोला था कि हमको एक नई सिविलाइजेशन की डिस्कवरी की है, तो वो जॉन मार्शल ने डिक्लेयर किया था। उसके अलावा ये एस.एन. रॉय ने कौन सी किताब लिखी है, तो द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी लिखी है, ठीक है। ये आपसे पूछ सकते हैं स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में क्या बता रखा है, तो उसमें बता रखा है जो मार्शल है उन्होंने इंडिया को 3000 ईयर ओल्डर छोड़ रखा था, ठीक है। मतलब हाँ, तो इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या क्या बन सकते हैं कि भाई स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसने लिखी, तो एस.एन. रॉय ने लिखी थी, या फिर एस.एन. रॉय की बुक का नाम क्या था, तो ये था। उसके अलावा इसमें किसके बारे में जिक्र है, तो मार्शल के बारे में जिक्र है। या फिर मार्शल ने इंडिया को कितने साल पुराना छोड़ दिया था, इंडियन हिस्ट्री को, तो 3000 ईयर्स पुराना छोड़ दिया था, ठीक है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट आपसे बन सकता है कि जो फर्स्ट हमारे प्रोफेशनल जो सबसे पहले प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट जिन्होंने इंडिया में काम किया वो कौन थे, तो वो हमारे जॉन मार्शल थे। जॉन मार्शल कहाँ पर काम करके अपना एक्सपीरियंस लेके आए थे, तो वो ग्रीस और क्रीट में पहले ही काम कर रखे थे और वहीं से एक्सपीरियंस लेके आए थे, ठीक है। उसके अलावा आपसे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ से पूछा जा सकता है कि भाई आर.एम. विलियर कब हमारे डायरेक्टर जनरल बने ASI के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, तो 1944 में बने, ठीक है।
और कौन से ऐसे इनमें से आपसे नाम नाम दे देगा और आपसे पूछेगा इनमें से कौन से जो थे डायरेक्टर जनरल एएसआई के जो कि एक्स आर्मी ब्रिगेडियर थे, तो वो हमारे आरएम व्हीलर थे। तो आरएम व्हीलर कौन थे? एक्स आर्मी ब्रिगेडियर भी थे। उन्होंने अपने साथ मिलिट्री प्रिसीजन भी लाया था। आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा आर्कियोलॉजी जो था अपने साथ मिलिट्री प्रिसीजन लाया था, तो वो हमारे आरएम व्हीलर जी लेके आए थे। ठीक है, बस यहाँ से यही क्वेश्चन बनेगा, स्पेस से और ज्यादा कोई क्वेश्चन बनने के चांस इसमें से है नहीं, बाकी पढ़ लेना इनको भी। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पेज, क्लासिफाइंग फाइंड्स। फाइंड जो हमको सात चीजें मिली तो उसको क्लासिफाई किस तरीके से किया गया। इस पेज में भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, तो इस पेज को मैं सीधे सीधे स्किप कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हमारा थोड़ा मदर गॉडेस वगैरह के बारे में दे रखा है, यूनिकॉर्न के बारे में दे रखा है। तो ये पेज मैं आपसे कहूंगा स्पेशली, क्योंकि मैंने इतना सारा कवर कर दिया, तो आप पेज नंबर 23 उससे भी रीड कर सकते हैं। पेज नंबर 23 प्लीज रीड कर लेना। क्वेश्चन बनने के चांस इतने हैं नहीं, लेकिन तब भी थोड़े बहुत बन सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर हम लोग का थोड़ा सा आ जाता है कि सोमन्स कौन होते थे। समन्स हमारे वह मैन होते थे या फिर वह आदमी और जो अपने आपको बताते थे कि उनके पास मैजिकल पावर्स हैं। ठीक है, और उनके पास एबिलिटी है कि वो भगवान से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये वाला बॉक्स याद कर लेना। उसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं हॉर्स क्या थे, तो हॉर्स हमारे हॉर्स क्या होते थे? हॉर्स हमारे मतलब कि पुराने टाइम पे जो लोग थे वो किसी डब्बे में बांधकर नीचे जमीन के अंदर दाब देते थे, उनको हम लोग हॉर्स कहते थे। ठीक है, उसके अलावा टाइम लाइन से ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है, तब भी टाइम लाइन एक बार रीड कर लेना, टाइम लाइन पढ़ लेना। बाकी हमारा चैप्टर ये फिनिश हो चुका है। इस चैप्टर से मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, मैंने जो क्वेश्चन कराए हैं और या फिर जहां से मैंने बताया कि भाई ये क्वेश्चन बन सकता है, उसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, कुछ भी मतलब कुछ भी। आपको सीयूटी एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, ज्यादा पैनिक करिएगा नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, ज्यादा टाइम भी नहीं बचा है। केवल मॉक टेस्ट केवल आपको वन शॉट वीडियो देखनी है, उसके बाद मेरे एमसीक्यूज कर लेने हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको सब आपके दिमाग में आ जाएगा। बस इतना ही काफी है। आप बिल्कुल 40 में 40 क्वेश्चन करेंगे, 200 में से 200 नंबर लेके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि सेम तरीके से भाई मैं लेके आया था, अब मैं लाया हूँ तो आप भी ला सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा मैं फिर से एक चीज आपको बता देता हूँ, इस वीडियो का जो पार्ट 1 है वो आपको कहाँ पर मिलेगा, तो वो आपको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकंड चीज, डीयू बड़ी पे मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं कल से, आप प्लीज इनको मॉक टेस्ट को जरूर दीजिएगा, ये आपके सीयूटी के प्रिपरेशन के बूस्ट देंगे। और भाई सीयूटी एग्जाम एक वन टाइम एग्जाम अपॉर्चुनिटी है भाई, एग्जाम दो, बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा, फिर लाइफ सेट हो जाएगी। तो प्लीज कंजूसी मत करना, मॉक दे देना डीयू बड़ी पे जाके। तो बस इतना ही है, और बाकी हम लोग कल न्यू चैप्टर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, तो बाय।